हे गाइस, इट्स दिव्यांशु। वेलकम बैक टू अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में ना हम एक ऐसी टीम के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे क्लब के बारे में बात करने वाले हैं खासतौर से रियल मैड्रिड और बार्सिलोना फैंस की ना अच्छी जमती है, और वो है यहाँ पर PSG। देखो यार, एक कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि PSG का ये जो पास्ट सीजन था ये बैंग एवरेज था। सही बताऊँ तो PSG के स्टैंडर्ड से भी, और डेफिनेटली जिस तरीके के प्लेयर्स उन्होंने रिक्रूट करे थे ना, यहाँ पे सर्जियो रैमोस को वो लेके आए, हकीमी, डोनारुमा और ऑफ कोर्स अबव देम ऑल लियोनेल मेसी को वो यहाँ पर रूट करके लेके आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका खुद का सालों को तो अपना सीजन तो एवरेज करा ही करा, लेकिन यहाँ पर मेसी के जो स्टैंडर्ड्स थे ना उसके अप्रॉक्स भी यहाँ पर वो सीजन, उनका पर्सनल सीजन भी नहीं गया। अब इसमें भी ये भी कोई डाउट नहीं है कि आई थिंक मॉरिशियो पोचेटिनो ने बहुत कुछ आई थिंक गलत करा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो था यहाँ पर लियोनेल मेसी को उसके फुल पोटेंशियल पे वो यूज़ नहीं कर पाया। अब वो यूज़ नहीं कर पाया, या फिर एक्चुअली पे उस पर प्रेशर ही इतना था कि वो उसको सबको एक साथ खिलाने के चक्कर में, सारे सुपरस्टार्स को खिलाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो उसको ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन इस एपिसोड में नेक्स्ट 10-15 मिनट में हम ऐसे बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं PSG के अपकमिंग सीजन में। अब देखो यार, मेरे को लगता है कि PSG का जो अपकमिंग सीजन होगा ना, उसमें जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो प्रोफाइल हम कहें, वो यहाँ पर उनका नया मैनेजर क्रिस्टोफर गाल्टियर होने वाला है। अब डेफिनेटली देखो, मैं चाहता था कि मैं मानता भी हूँ कि नेक्स्ट सीजन लियोनेल मेसी डिफाइन कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमको पता है। और अगर हम अब भी पिछले सीजन से नहीं सीखे ना कि यहाँ पर लियोनेल मेसी का जो फुल पोटेंशियल है वो सिर्फ तभी आ सकता है जब उसको यूज़ करने वाला जानता हो कि उसका फुल पोटेंशियल कैसे निकालना है, और यहाँ पर वो बंदा क्रिस्टोफर गाल्टियर है। क्योंकि एक बार फिर से अगर यहाँ पर ये जो नया मैनेजर आया ना, अगर इसने यहाँ पर कुछ उक्का बुक्का गलत कर दिया तो PSG का सीजन भी जाएगा। और लियोनेल मेसी का जो कंसिडरिंग कर रहे हैं कि ये लास्ट सीजन होगा PSG में, क्योंकि एक साल में देखो पलट सकता है, लेकिन अगर जनरल कंसेंसस की हम बात करें तो वो यहाँ पर यही मान के चलते हैं कि PSG में वो एडिशनल 1 साल और नहीं रुकेगा। अब अगर क्रिस्टोफर गाल्टियर के अपॉइंटमेंट की हम बात करें ना, अपॉइंटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये एक ऐसा मैनेजर है जो कि वैसे तो मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा दूर रहा है, डिस्पाइट कि उसने यहाँ पर लीग टाइटल्स जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसके थोड़े से इन डेप्थ बात करें ना, तो यार ये एक ऐसा बंदा है जिसने फ्रेंच फुटबॉल को काफ़ी इन डेप्थ स्टडी करा है। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल। चाहे हम बात करें नीस की, हम बात करें इसके लिल वाले प्रोजेक्ट की हम बात करें, या फिर बात करें हम सेंट एटीन की, तीनों ही क्लब्स में इसने यहाँ पर डिलीवर किया है। चाहे हम बात करें यहाँ पर क्लब के प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, क्लब के स्पोर्टिंग यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें प्लेयर्स को किस तरीके से अडेप्ट करवाना है, किस तरीके से उसको उनकी क्वालिटीज़ को यहाँ पर एनहांस करना है, इस बंदे ने वो चीज़ किया है। इस बंदे ने ग्रास रूट काम भी किया है, और डेफिनेटली यहाँ पर बोर्ड पे पॉइंट्स भी लाके दिए हैं, और अच्छे खासे एक अंडररेटेड स्क्वाड, लेकिन उस अंडररेटेड स्क्वाड को किस तरीके से अच्छा बनाना है, दिस मैनेजर नोज इट। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम एक तरीके से सीखें, एक सबसे मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा जो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस मैनेजर का, वो थोड़ा सिमिलर है राल्फ रागनिक से। बस फर्क इतना है कि राल्फ रागनिक देखो ट्रेडिशनली एक मैनेजर नहीं है, ये एक बंदा मैनेजर है, लेकिन इन दोनों में अगर मैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ ना, तो इनकी फटती नहीं है स्क्वाड मैनेजमेंट से। होता है ना कि ऐसे इस मॉरिशियो पोचेटिनो की बात करें तो बहुत इंसिडेंट पे हमने देखा कि यार ये बंदा तो, इसको तो क्या ही समझते होंगे PSG के ड्रेसिंग रूम में। गाल्टियर होपफुली और पॉसिबली ऐसा बंदा नहीं है जिसको PSG जैसा स्क्वाड भी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो एक जनरल स्क्वाड होगा वो हिला नहीं पाएगा इसके ईगो को, और इस बंदे को डरा नहीं पाएगा, जो कि कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी मैनेजर के लिए PSG के ड्रेसिंग रूम को संभालना। यहाँ पर अगर हम इसके पिछले स्क्वाड की हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि स्क्वाड डेवलपिंग और प्लेयर का जो मैक्सिमम पोटेंशियल इस बंदे को निकालना आता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर हम उसके लिल वाले प्रोजेक्ट की बात करें, यिल्मास 35 साल का था, लुइस फोंटे यहाँ पर जोस फोंटे यहाँ पर 37 साल का था, उसके बाद रेनातो सांचेज। तो 3 डिपार्टमेंट में 3 की प्लेयर्स ऐसे थे जो कि बहुत बढ़िया इसके लिए खेले थे, और उन्होंने यहाँ पर कंसिडरेबली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था इसके लीग टाइटल को डिलीवर करने के लिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि एक चीज़ जो मैं समझता हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट और अंडररेटेड रह जाती है PSG के, जब हम PSG के बारे में बात करते हैं, वो आती है उनकी मेंटालिटी को लेके। ये बंदा मेंटालिटी इम्पोज कर सकता है। अगर ये बंदा 35-37 साल के प्लेयर्स में, देखो मैं ये कहूँगा कि वो जो 2 प्लेयर्स थे वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाले प्लेयर नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, विद नो ऑफेंस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन
और उन बंदों की मेंटालिटी यहाँ से निकल के आती है। इस बंदे ने उनको डेवलप किया है, ही इज़ बीन ऑनेस्ट टू देम। इसकी प्लेयर मैनेजमेंट कहते हैं, वो स्किल्स यहाँ पर साफ दिखती हैं और यही चीज़ चाहिए PSG में। अब बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हर PSG का फ़ैन, हर मेसी का फ़ैन सोचता है वो यही होगा कि क्या ये वो बंदा है जो कि मेसी के पोटेंशियल को फिर से निकाल सकता है आफ्टर 1 सीज़न, जहाँ पर एक एवरेज सीज़न रहा मेसी का। अब देखो यार, इस चीज़ का ना आंसर ऑफ कोर्स अगर हम देखें यहाँ पर कि पिच पे क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर मेसी चैलेंज को कैसे लेगा। जो कि इस समय अगर हम देखें, अगर हम रूटीन्स की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, प्री सीजन की तैयारी की बात करें, भाई डिस्पाइट कि PSG का पिछला सीजन कैसा गया था, मेसी इज लाइक हेल मोटिवेटेड कि उसको PSG के लिए हर वो चीज़ करनी है जो कि वो कर सकता है, जिससे PSG यहाँ पर अल्टीमेट चैंपियन लीग का जो गोल है वो यहाँ पर फुलफिल करे। तो साफ पता चलता है कि बंदा तो पर्सनली तो वो मोटिवेटेड है। अगर गाल्टर की बात करें तो एक तो आता है ऑन पिच यहाँ पर क्या परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक आता है कि ऑन बोर्ड हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखा, जैसे मैंने कहा कि रांगनिक के एक सिमिलर है, उसकी भी एक फॉर्मेशन थी 4-2-2। गाल्टर की भी एक फॉर्मेशन है दैट इज 4-4-2। वो यहाँ पर चार प्लेयर्स की 2 लाइन खिलाता है और 2 यहाँ पर स्ट्राइकर्स की लाइन खिलाता है, जो कि उसका फर्स्ट वेव ऑफ डिफेंस रहता है एज ए डिफेंसिवली। अब कहीं ना कि काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि एलिज किया जाता है कि ही इज़ अ डिफेंसिव मैनेजर जो कि डिफेंसिवली खेलना प्रेफर करता है। लेकिन उनके खुद जो बेटे हैं वो भी फ्रेंच फुटबॉल में आई थिंक एक रोल असिस्टेंट है या फिर आई थिंक एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है। उन्होंने जॉर्डन यहाँ पर उन्होंने भी इस चीज़ को अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके जो फादर है उनकी जो फुटबॉल फिलॉसफी है वो एक पोजीशन बेस्ड फिलॉसफी है और वो बॉल रखना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन कि वो बस ऑपोजिशन को बॉल खेलते हुए देखना पसंद करेंगे और बस सेट बैक करेंगे। वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल पे बिलीव करते हैं, बट स्टिल वो पोजीशन बेस्ड मैनेजर ज़्यादा है। अब यहाँ पर अगर हम 4-4-2 की बात करें तो PSG में आई थिंक ये फॉर्मेशन डिप्लॉय करना पहले तो नहीं हुई है। इस बार भी अगर हम देखें तो ये डिप्लॉय करना ज़्यादा सेंस बनाएगी नहीं, क्योंकि आप 4-4-2 में मतलब मेरे को लगता नहीं है कि PSG की जो स्क्वाड की बिल्डिंग है, जिस तरीके से उन्होंने रिक्रूटमेंट करी है, जिस तरीके से प्लेयर्स इनके डिस्पोजल पे हैं, यहाँ पर 4-4-2 इज द ऑप्टिमम आंसर। जो सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है मेरे ओपिनियन में वो है यहाँ पर 3-5-2 की फॉर्मेशन। एंड हियर मी आउट, ये इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ दिखाता भी है कि शायद से 3-5-2 में शिफ्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज इनकी जो ट्रांसफर रिक्रूटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करती हुई दिख रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रीनर की तो 3-मैन डिफेंस किम्पेम्बे, मार्किनियोस एंड स्क्रीनर मेरे को लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर यहाँ पर PSG का प्लेयर बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें विंग बैक्स की, सबको पता है कि नूनो मेंडेस और यहाँ पर हकीमी विंग बैक्स ज़्यादा अच्छे खेलते हैं एज कम्पेयर टू द फुल बैक्स। और उसके बाद अगर फ्रंट 3 की बात करें तो मेसी एंड एम्बापे एज अ 2 फॉरवर्ड्स और नेमार नंबर 10 में। अब क्यों मैं इस चीज़ को एज ए पोजिशन जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है जो कि मेरे को लगता है कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल को एग्जीक्यूट करने में इस बंदे से बढ़िया प्लेयर और कोई नहीं हो सकता। हाँ, मैं दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ कि भोसड़ी के बारे में तारीफ कर रहा हूँ, बट स्टिल एम्बापे इस समय वर्ल्ड्स बेस्ट, फास्टेस्ट, इसकी स्किल्स, इसकी ड्रिबलिंग, इसकी अटैकिंग, इसकी फिनिशिंग, पोजिशनिंग सब इस समय टॉप नॉच है। और कोई अटैकिंग को काउंटर अटैक फुटबॉल बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हो नहीं सकता जब तक उसको बेहतरीन तरीके से क्रिएट नहीं किया जाए, और इस काम में लियोनेल मेसी माहिर है। तो यहाँ पर इन दोनों का होना बिल्कुल जायज़ है। वहीं बात करें नेमार की, अब ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर मेरे को लगता है कि लुइस कैंपस जो कि उनके नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, और गाल्टियर, जिन पर भी बात भी करेंगे इनकी पार्टनरशिप को लेके, इनके थोड़े से डिफरेंट ओपिनियन है। गाल्टियर यहाँ पर ये प्रेफर करता है कि नेमार रुके, उसने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो चाहता हूँ कि नेमार रुके। और लुइस कैंपस, हालांकि उसने पब्लिकली कुछ कमेंट करा नहीं है, लेकिन अगर इंटरनल रिपोर्ट्स की हम बात करें तो नेमार को भेजने में थोड़ा सा ज़्यादा वो प्रेफर करता है उस ऑप्शन को। अब यहाँ पर अगर PSG के फैंस की हम बात करें या फिर फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम बात करें, तो आई एम हैप्पी कि यहाँ पर मैनेजर की चल रही है, जो कि लियोनार्डो के टाइम पे नहीं चल रही थी, चाहे वो टुकल का हो, एमरी का हो, चाहे फिर पोचेटिनो का हो। आई एम हैप्पी कि वो एटलीस्ट गैल्टर की सुन रहे हैं, और ये चीज़ हमको देखने को मिल भी सकती है कि गैल्टर और लुइस कैंपस एक रिदम में काम करते हैं। दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल किस तरीके से बार्सिलोना काम कर रही है। एलेमानी, यहाँ पर अगर हम बात करें जावी की और लेपोर्ता की, तीनों एक सुर में काम करते हैं। अब वो कितना फ्रूटफुल निकलेगा, कितना पर्पसफुल निकलता है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन कितना स्मूथली निकलता है वो सबके सामने है, पूरे वर्ल्ड के सामने है कि बार्सिलोना के जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आ रहे हैं। कोई बहसबाजी नहीं होती ज़्यादा, कुछ ज़्यादा एक दूसरे में मुक्केबाजी नहीं चलते एज कम्पेयर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि अभी होपफुली एरिक टेन हैग के अंडर ये चीज़ हमको चेंज होती हुई दिख रही है। लेकिन PSG और यूनाइटेड भाई थे इस काम में, कि अंदर बहुत इंटरनल
अलग ही चल रहा है, प्लेयर पॉलिटिक्स चल रही है, प्लेयर पावर ज़्यादा अपने सर से ऊपर जा रखा है। यहाँ पर ऊपर वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इधर तो ग्लेजर फैमिली, उधर वह QSI की हम बात करें, उसके बाद स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स की बात करें तो इधर वुडवर्ड था जिसको लेना देना नहीं है, और उधर यहाँ पर लियोनार्डो तो जिसकी बनती नहीं है मैनेजर से। तो कहीं ना कहीं दोनों एक ही चाली के चट्टे बट्टे थे। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्मेशंस की, अब देखो अगर टैक्टिकली बात करें, लेजेंड थियरी हेनरी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पोचेटिनो गलत कर रहा है या फिर कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर ही इतना है कि वो गलत करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता, क्योंकि PSG यहाँ पर एक 7 बंदों के साथ डिफेंड करे, क्योंकि आगे की जो 3 है वो डिफेंड नहीं कर रहे। मेसी, नेमार, एम्बापे तीनों डिफेंड नहीं कर सकते, और आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते किसी भी क्लब में अगर आपकी फॉरवर्ड लाइन अगर डिफेंड ही नहीं कर रही। एक की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, पूरी 3 की बात करें, आपका 4-3-3 की बात करें तो आगे की 3 तो आप गायब कर दो, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होगा गाल्टर के सामने कि किस तरीके से क्रिस्टोफर एक्चुअली में इस चीज़ को टैकल करता है, क्योंकि बंदे तो वही हैं। तो जो डिफरेंस होगा वो तो क्रिस्टोफर ही बनाएगा, जो डिफरेंस हमको दिखेगा वो पोचेटिनो से वो कंपैरेटिवली क्रिस्टोफर ही बनाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अब देखो ये चीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नंबर 10 का है वो डिफेंड करेगा, नेमार स्ट्राइक बैक करेगा, बट ये तो सबको पता है ना कि नेमार भी यहाँ पर डिफेंड नहीं करेगा। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेसी और एम्बापे का जो रोल मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ उसमें भी हमको साफ दिखता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ से भी हम कुछ खास एक्सपेक्ट करेंगे नहीं कि वो ट्रैक बैक करके डिफेंड करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर ऑफेंसिवली इनको सबसे ज़्यादा पर्पस सर्व करना है तो उनको करना भी नहीं चाहिए। एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्रिस्टोफर की फिलॉसफी हमको ट्रांसफर मार्केट में दिख रही है, क्योंकि अगर ह्यूगो एक्टिटे की हम बात करें, स्कैमाका की बात करें, यहाँ पर PSG कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को ज़्यादा देख रही है जो कि यहाँ पर फिट करते हैं उनके मैनेजर के सिस्टम को। और ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, लेकिन नसीर खिलाफी पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में खुद ही को एक्सपोज कर रहा है, कह रहा है कि अब PSG का वो एरा नहीं है जहाँ पर हम ब्लिंग सिर्फ सुपरस्टार स्टारडम वाली साइनिंग करेंगे। हम वो प्लेयर्स की साइनिंग करेंगे जो कि फुटबॉल और PSG के लिए खेलना जानते हो। हम एक फुटबॉल आई एम हैप्पी, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ इस चीज़ को कि वो फुटबॉल कल्चर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो एटलीस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर मिडफील्ड की बात करें तो वेराटी है वहाँ पर, तो वो तो अनडिस्प्यूटेड पोजीशन रह गई। यहाँ पर एक प्लेयर है, एंड अगेन ये साफ दिखाता है कि क्रिस्टोफर और लुइस कैंपोस का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हमको दिख रहा है। इट इज़ रेनातो सांचेज। अगेन मिक्स रिपोर्ट्स हैं, मेरे को लगता है कि जो रिलायबल भी हैं वो भी मिक्स ही हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये डील कोलैप्स होती आएगी या फिर बैकआउट कर रही है PSG, लेकिन काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये इमिनेंट है, आज नहीं तो कल ये डील हो ही जाएगी। और जिस तरीके से स्क्रीनर की हम बात करें, रेनातो सांचेज एक बहुत बढ़िया प्लेयर होगा जो कि PSG में बहुत कुछ डिलीवर कर सकता है। हमने पोर्चुगल के स्क्वाड में उसके ग्लिप्स देखे हैं यहाँ पर। इसी के साथ अगर स्क्रीनर की बात करें, या एज अ रियल मैड्रिड फैन खुशी भी हो रही है लेकिन दुख भी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर कि हमारे एल कैपितानो यहाँ पर PSG के लिए कुछ अच्छा करे, उस क्लब के लिए कुछ अच्छा करना कुछ। लेकिन पर्सनली अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें तो आई रियली वांट कि रैमोस खेले, टॉप लेवल पे खेले और वीक इन वीक आउट परफॉर्म करे। लेकिन अफसोस सर्जियो रैमोस से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखेंगे कि PSG उसको चांस देगी, और तब तो बिल्कुल भी रखेंगे अगर यहाँ पर स्क्रीनर आ गया तो। ये कहीं ना कहीं एक है, और कहीं ना कहीं उसका जो फिटनेस लेवल है और उसके इंजरी कंसर्न्स है वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कि रैमोस क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगेन यार देखो आप, रैमोस और वरान जिन्होंने इतने साल रियल मैड्रिड में डिलीवर किया है, चैंपियन लीग जीते हैं, भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इतना स्मूथली ट्रांजिशन करा ना कि रैमोस हमारे सर भी चले गए, वरान लेजेंडरी वरान भी चला गया, और रूडिगर आया है, और यहाँ पर एडर मिलिटाओ को उसने धीरे धीरे साइलेंटली उसने नर्चर करा है, और यहाँ पर डेविड अलाबा। वैसे PSG में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसको कभी और बात करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ की जो कि मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट होगी, और वो आती है यहाँ पर प्लेयर पावर की। अब देखो ये ट्यूनिंग जो होती है ना, कि आपका ड्रेसिंग रूम कितना ट्यून्ड अप है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि PSG की हम बात करें ना, देखो यार PSG एक फार टीम है, ये इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, PSG एक फार टीम है। लेकिन जहाँ पर ये मात खाते हैं ना वो है कि जब यूरोपियन नॉकआउट्स की हम बात करते हैं तो कभी मैनेजर हक देता है, तो कभी इन प्लेयर्स की मेंटालिटी हक देती है, लेकिन ओवरऑल हक तो कोई दे ही देता है। अब यहाँ पर इनके पास एक ऐसे सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो अपने आप में एक मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। फ़र्क बस इतना है कि इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या गाल्टर ये चीज़ कर सकता है? क्या गाल्टर इतने बड़े ड्रेसिंग रूम की ईगोस को संभाल सकता है? और जब वो ये ईगो संभाल रहा होगा तो क्या यहाँ पर हाई जो हायरार्की है, जो ऊपर के लोग हैं, वो उसको ऐसा करने देंगे या नहीं? यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यस, क्योंकि मेरे को अगेन लुइस कैंपोस और गाल्टर की मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा था। गाल्टर को लाने में बहुत बड़ा रोल है लुइस कैंपोस का,
और इन दोनों की जो दोस्ती है, इन दोनों का जो काम है, वो हमको लिल से ही पता है कि लिल में इन दोनों ने साथ में काम किया है। सो आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर क्रिस्टोफर गाल्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर लुइस कैंपोस अपने सर पे ले लेगा, या फिर कहीं ना कहीं जो बकचोदी होगी ड्रेसिंग रूम में उसको भी संभाल लेगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, पिछले सीजन से ज़्यादा प्रेशर है पीएसजी के ऊपर इस सीज़न। और गाल्टर की हम बात करें तो गाल्टर का जो दूसरा सीज़न होगा, अगर हम मान के चले कि दूसरा सीज़न होगा, तो पहला सीज़न बहुत टफ होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरा। और इसके पीछे मैं आपको तुमको रीज़न बताता हूँ। नेक्स्ट सीजन में कुछ भी कर लें, ये 25-30 प्लेयर बाहर कर दें, 25-30 प्लेयर अंदर ले आए, लेकिन ये तो हम मान के चल सकते हैं ना कि अगर मेसी चला गया, जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि जनरल कंसेंसस तो यही मान के चलते हैं कि मेसी जाएगा, तो ये कोई भी प्लेयर मेसी के लेवल को टच नहीं कर सकता, ना ही कमर्शियली ना स्पोर्टिंगली, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेसी का लास्ट ईयर है एंड मेसी वांट्स टू विन चैंपियंस लीग विद पीएसजी, और गाल्टर के ऊपर प्रेशर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो ट्यूनिंग है, मैन मैनेजमेंट है, मेंटालिटी है, ये स्टार्टिंग से ही बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत, और सही बताऊँ तो कंट्रोवर्सीज भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, क्योंकि मैं देखो मेसी की बात करूँ, ऑफकोर्स लास्ट सीजन है, देखो पीएसजी चाहती कि मेसी रुके क्योंकि वो पैसा छापते हैं, ठीक है, उनको फेम मिलता है, ये सबको पता है। सोशल मीडिया के नंबर्स की हम बात करें, जर्सीज के नंबर्स की हम बात करें, है ना, अट्रैक्शन की हम बात करें, सबको पता है मेसी का जो इफेक्ट है वो पीएसजी में बहुत बड़ा है। तो वो तो चाहेंगे कि मेसी रुके, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। पीएसजी को पैसे के मामले में दिक्कत नहीं होती, और चैंपियन लीग जीतने के मामले में दिक्कत होती है, पैसे वैसे कोई खेल नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पर मेसी को जब जीतना है तो अगेन कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स आएंगी कि मेसी छोड़ के जाना चाहता है, मेसी की बन नहीं रही है, मेसी का ये, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा पीएसजी को। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है इनका एमपेटीएम। अब एमपेपाल के साथ क्या इन्होंने डील करी है, क्या उसका रोल होगा, किस तरीके से अडेप्ट करेगा, क्योंकि मानो ना मानो कुछ अच्छा होगा तो उसको क्रेडिट मिलेगा, कुछ बुरा होगा तो उसका नाम ज़रूर जुड़ेगा। और ये चीज़ तो एम्बापे ने डील साइन करते वक्त उस पर भी साइन कर दिए हैं। एंड द थर्ड वन इज़ नेमार। अब नेमार के ऊपर इसलिए क्योंकि सबको पता है कि नेमार को लेके एजेंट्स ने खुल के कहा है कि नेमार नहीं जाना चाहता, जबकि पीएसजी सेल कर रही है, अभी भी ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है। तो नेमार अगर नहीं खेलेगा तो अपने आप में कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स है, और खेलेगा और गंदा परफॉर्म करा तो अपने आप में कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट्स हैं। तो मेसी, नेमार, एम्बापे के बीच में जो ट्यूनिंग है ना, ये बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। एंड दिस इज़ द रियल टेस्ट ऑफ पीएसजी। 3-5-2 की फॉर्मेशन, आई नो कि लीग 1 में मेरे को लगता है कि जीत जाएगी, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिस्टोफर गाल्टर एक्चुअली में फ्रेंच फुटबॉल को बहुत अच्छे से जानता है, इसको पता है कि कैसे खेला जाता है, तो ये डोमेस्टिक सक्सेस दे ही देगा। और अगर ये डोमेस्टिक सक्सेस नहीं देगा तो कोई दूसरा सीजन नहीं होगा, ठीक है। यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स की बात आती है तो यहाँ पर एक अलग ही ग्रेवी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंट एटियन की हम बात करें या फिर लिल की बात करें, बाकी फ्रेंच क्लब्स नहीं आते। यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी आती है, यहाँ पर रियल मैड्रिड आती है, यहाँ पर बार्सिलोना आएगी, चेल्सी आएगी, लिवरपूल आएगी, तो ऐसी बायर्न, ऐसी टीम्स आएंगे। तो ऐसी टीम्स के अगेन हर एक छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल से मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।